देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ क्या है, खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अनुराग एजुकेशनल अकेडमी पे। काफ़ी थोड़ा हम लेट चल रहे हैं। लेट चलने का रीज़न ये है कि जो मेरे एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, इस टाइम पे मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो चालू हो गए, वो 20th तक चलेंगे। इस वजह से आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि हम थोड़े लेट चल रहे हैं। मतलब जो शेड्यूल था हमारा उसमें लेट, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इस महीने, मतलब ये पूरा जो फेब का महीना है उस महीने के एंड तक अपना पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस आराम से ख़त्म कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट महीने से आपका रिवीजन चालू हो जाए। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप लोगों को भी पता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो फरवरी के एंड तक हम लोग अपना दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और आने वाले महीने से अपना रिवीजन चालू कर देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लाए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का थर्ड लेक्चर। थ्योरेटिकल लेक्चर ये भी है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा हमने मेटल्स की जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी, वो खत्म करी थी। थोड़ा सा पार्ट बच भी गया था जो आज खत्म करेंगे। और साथ ही साथ नॉन मेटल्स की जितनी भी, थोड़ी नॉन मेटल्स की तो थोड़ी सी हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस नॉन मेटल्स की भी पढ़ लेंगे। तो थोड़ा ठीक ठाक सा लेक्चर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये भी है, तो ध्यान से पढ़ना। फिर से मैं 2 ही वाइट बोर्ड मार्कर के साथ उतरा हूँ, क्योंकि रिएक्शंस इसमें भी आएंगी, काफ़ी सारी आएंगी। फिलहाल शुरुआत हम एक टॉपिक के साथ करेंगे जिसे हम एक्वा रीजिया कहते हैं। ये एक रीजेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में ना ये येलो बॉक्स में है। जो येलो बॉक्स होते हैं आपके एनसीईआरटी में, उससे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाते हैं। जैसे एक येलो बॉक्स में बंद है आपके एनसीईआरटी बुक में एक्वा रीजिया का पूरा कंसेप्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या इसमें हम लेते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। साथ में लेते हैं हम कंसंट्रेटेड आपका HCl। ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। एक इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। करते क्या है, इसका एक पार्ट लेते हैं और इसके 3 पार्ट्स लेते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं। यानी 1:3 में एक पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का, 3 पार्ट्स होते हैं कंसंट्रेटेड HCl का। और इन दोनों के मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्सचर है? 1:3 रेशियो में मिक्सचर है। 1:3 में जो मिक्सचर है, इनके मिक्सचर को कहा जाता है, यही जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है, याद रहनी चाहिए ये चीज़, एक्वा रीजिया कहते हैं इसे। और अब क्या है इसका यूज़, मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, एक्वा रीजिया में इतना क्या खास है? देखो, पहली बात तो ये, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी बता दो। एक ये कह सकते हो कि कोरोसिव है नेचर में, फ्यूमिंग लिक्विड है। अब ये कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, कोरोजन पढ़ा है, ऐसा कोई चीज़ जो कोरोजन कर दे, कोरोजन पैदा कर दे किसी भी मेटल में, वैसी चीज़ का है। ठीक है, कोरोजन वैसे थोड़ा सा पढ़ा था हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, और इस चैप्टर में तो डिटेल में, लास्ट में जब उसकी बात आएगी तो समझ जाओगे। ये चीज़ है। अच्छा, अब इसका है क्या, एक्वा रीजिया क्यों बनाते हैं? आपने देखा होगा काफ़ी सारे मेटल्स डिजोल्व नहीं हो पाते हैं HCl में, या काफ़ी सारे मेटल्स डिजोल्व नहीं हो पाते नाइट्रिक एसिड में। मतलब कुछ मेटल्स होते हैं जो डिजोल्व हो जाएंगे किसी एसिड में, कुछ होते नहीं होंगे। तो ये एक ऐसा रीजिया है, मतलब ये एक ऐसा रीजेंट है, ये एक ऐसा लिक्विड है, मान लो कोई मिक्सचर है जो सारे मेटल्स को डिजोल्व कर सकता है। मतलब कोई भी मेटल आप डाल लो। आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, ये गोल्ड मान लो, नहीं होता डिजोल्व, किसी भी एसिड में नहीं होता है, लेकिन इसकी मदद से हम किसी भी मेटल को उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो ये इसका यूज है, जिसकी वजह से हमने एक्वा रीजिया बनाया, ताकि हम किसी भी मेटल को इसमें डिजोल्व कर सकें, क्योंकि काफ़ी मेटल्स हर एसिड के साथ डिजोल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लिक्विड हमने बनाया जिसमें सारे मेटल्स डिजोल्व हो जाएंगे। इसका यूज है, इसका बनाने का मुख्य कारण है। क्लियर? एक्वा रीजिया आई होप क्लियर होगा। तो इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज आ गई होगी आपकी स्क्रीन पे मेरे बगल में जस्ट, इसको आपको याद करनी है। अब ये सारी जो है आपकी यहाँ पे दिख रही होंगी, ये सारी हैं क्या? सबसे पहले तुम अगर पढ़ दो तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, टिन है, लीड है, फिर बीच में हाइड्रोजन आ गया। उसके नीचे फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड जो भी है वो चीज़ है।
अभी बीच में देखो ये सारी चीज़ें हमने बनाई क्यों, ये लिस्ट हम पढ़ चुके हैं। हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी ना, मैंने पढ़ाया था कि कॉपर और ये कॉपर बोल रहा हूँ मैं, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन करते हैं एयर से, सबसे ज़्यादा वायलेंट करते हैं वाटर से, फिर उसके बाद कैल्शियम करता है थोड़ा लेस वायलेंट, फिर हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भी अच्छे खासे लेवल पे करते हैं। तो अच्छे खासे लेवल पे का मतलब है उनसे कंपैरिजन में कम करते हैं। तो एक हमने डिफरेंट रिएक्शंस करी, काफ़ी सारी रिएक्शंस करी, और फिर एक छोटा सा प्यारा सा कंक्लूजन निकाल लिया कि ये वाले मेटल जो सबसे ऊपर, जैसे पोटेशियम सोडियम में सबसे ज़्यादा वायलेंट है, फिर कैल्शियम है उसके नीचे, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। कैसे पता चला? ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हम कर रहे हैं वाटर के साथ, कभी एयर के साथ, सारे रिएक्टेंट्स की। फिर बीच में एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे, हाइड्रोजन वो बहुत टर्निंग पॉइंट है वाटर के साथ रिएक्ट करने में, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने में हाइड्रोजन बहुत मुख्य रोल निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शंस पूरी होने के लिए उस मेटल को HCl का मान लो कर रहे हो तो HCl के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ता है, तब साइड में हाइड्रोजन आपको मिलता है रिएक्शन में। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे आपका ये हो गया, जितने भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन बोल्ड में इसलिए लिखा है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले मतलब हाइड्रोजन से रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले उनसे रिएक्टिव नहीं। जैसे हमने कॉपर पढ़ा, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता, वो हाइड्रोजन को HCl से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये सारी कुछ बातें हैं। तो ये हाइड्रोजन को आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स ये, नीचे वाले तो थोड़े से हैं, जिसमें कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस अगर यही याद कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए, ये पार्ट भी हो गया। अब कुछ और पार्ट्स बचे थे। क्या पार्ट्स बचे थे? 3 टाइप्स की रिएक्शन और बची थी। एक मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ, एक मेटल्स की क्लोरीन के साथ, और एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो तीनों चीज़ अभी मैं पढ़ाता हूँ। पहले सबसे पहले आपको बताऊंगा जो थोड़ा इजी सा भी है, कि रिएक्शंस या रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, विद क्लोरीन। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ वो डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट मेटल। वो चीज़ अभी लास्ट में समझाऊंगा। पहले इजी चीज़ समझ लो, क्लोरीन के साथ जैसे कोई भी रिएक्शन हो गई, ये क्या करते हैं, जब मेटल क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मेटल जो है ना वो Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जनरल रिएक्शन में क्लोराइड बनाता है, उसी मेटल का क्या बना देगा, क्लोराइड बना देगा। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स के तौर पे समझ लो, Na को जब Cl2 के साथ करूं तो NaCl बनता है, ये क्लोराइड है। Al को जब Cl2 के साथ करूं तो AlCl3 बनता है, ये भी क्लोराइड है। ऐसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, Fe को अगर Cl2 के साथ करूं तो FeCl3 बनता है, ये क्लोराइड है ना, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, आयरन का क्लोराइड, पर्टिकुलर मेटल का एक क्लोराइड बन जाता है। ऐसे तो मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, CaCl2, CaCl2, वही चीज़ बन गई। समझ रहे हो, ये सारे क्या है, क्लोराइड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी क्लोराइड बनते हैं, ये जितने भी क्लोराइड बनते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अभी नोट में चली जाए बातें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको, मेरे हिसाब से तो जहां तक मुझे पता, मैंने तो ये चीज़ पढ़ा ही नहीं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अगर पता होगा इलेक्ट्रोवैलेंट्स कंपाउंड क्या है तो समझ जाओगे कि वेल एंड गुड। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब भी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोई क्लोराइड बनाता है तो हमेशा वो जो कंपाउंड बनता है, ये जो क्लोराइड बना है, जो कंपाउंड बना है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है। अभी खाली इतनी बात याद रहनी चाहिए। अगर ये भी समझ चुके हो तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब इसमें थोड़ी चीज़ है, कुछ खास नहीं है, बस एक चीज़ समझना है कि मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मतलब कुछ चीज़ होती है कि जनरली जो है ना, ज़्यादा मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन से। और कभी भी देखी भी नहीं होगी आपने कोई मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे इतनी देर से, कभी आपने कोई रिएक्शन ऐसी नहीं देखोगे कि कोई चीज़ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, देखा होगा कोई चीज़ ऑक्सीजन से कर रही है, वाटर से कर रही है, किसी और सॉल्ट सोल्यूशन से कर रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी मान लो मेटल लिखा है, जैसे Na लिखा है, तो उसको मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहा हूँ। ये चीज़ कम देखी होगी, होती है। यहाँ लिख लो रिएक्शन विद
हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। और एक बात नोट्स में लिख लेना कि जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें पहला केस में, दो ही केस हैं जिसमें पहला केस में Na का ही लूँगा, Na प्लस H2 NaH बनाता है। NaH क्या है? NaH है सोडियम हाइड्राइड। ऐसी अगर मैं ले लूँ आपका कैल्शियम का, तो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर? चलिए इतनी बात अगर क्लियर, तो इन दोनों रिएक्शन को नोट करें, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ जो सबसे लास्ट बची है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये अगर ये सारी रिएक्शंस अगर आपको क्लियर है तो मैं पढ़ाता हूँ आपको जो सबसे लास्ट बची है। ये क्लियर होना है। NaH2O NaH, CaH2 CaH2 H2 आएगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्राइड, मतलब Na प्लस H2 पर्टिकुलर हैं दोनों रिएक्शंस, याद ही कर लो। NaH सोडियम हाइड्राइड, Ca प्लस H2 CH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन याद रहेगी। और एक कंक्लूजन भी याद रखना कि ज़्यादा मेटल्स नहीं करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, आपके ज़्यादा इससे कुछ लेना देना भी, बस नॉलेज होनी चाहिए। अब जो एक लास्ट पार्ट बचा है ये पूरी नॉन मेटल्स की कहानी का, वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, और सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा? अनदर मेटल का होगा, सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अनदर मेटल, जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज़ करेंगे। आई होप आपने पढ़ रखी होगी, मैं भी पढ़ा देता हूँ। जो जनरल है उसमें ये होती है कि जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है, मान लो कोई सॉल्ट सोल्यूशन है, एक मेटल ले लिया बी का, सॉल्ट सोल्यूशन किस मेटल का? बी का, और यहाँ मैंने मेटल ले लिया ए, एक मेटल ले लिया ए, तो यहाँ रिएक्शन क्या होती है? अगर ये ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से तो ये डिस्प्लेस कर देता है बी को, और यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन जो है, सॉल्ट सोल्यूशन को मैं एसएस बोल दूं तो वो ए का बन जाता है। मतलब देखो सॉल्ट सोल्यूशन पहले बी का था, उसके मैंने ए मेटल से रिएक्ट करवाया, तो अगर ये जो ए है, ये जो अगर ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो मुझे सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा ए का, और जो ये बेचारा मेटल होगा, मेटल बी, वो डिस्प्लेस हो जाएगा और अकेला कहीं पे पड़ा रहेगा रिएक्शन में। ये है जनरल रिएक्शन, इसी को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आपने यही पढ़ा है कि एक मेटल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया, अगर वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो तो डिस्प्लेस कर देगा और वो बढ़ेगा। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कुछ खास नहीं है, आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल्स लेना शुरू करें, अगर ये एग्जाम्पल्स ही समझ में आएगा। जैसे अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ रोल होता है। जैसे पहला अगर मैं मान लो एग्जाम्पल ले लूँ, सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल वही लो, CuSO4 प्लस Fe। इससे पॉपुलर तो कोई एग्जाम्पल है नहीं कि आपने एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसमें आपने आयरन की नेल डिप करी, ऐसा कुछ है ना एनसीईआरटी में, आयरन की नेल उसमें डिप करी, तो आप देखोगे कि वो कलर चेंज हो गया, CuSO4 का कलर चेंज हो गया ब्लू से, और वो आयरन की नेल भी उस पर कॉपर की लेयर चढ़ गई, ब्राउनिश हो गई। क्या होता है इसमें? अब जो अगर उसमें पढ़ें कि Fe जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है, कॉपर से ऊपर आता है आयरन, यानी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी FeSO4 बना लेगा, और ये Cu जो है वो बेचारा अलग पड़ा रहेगा। ऐसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूँ, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि मैं FeSO4 प्लस Cu कर दूँ, तो बताओ क्या होगा? यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा यूज़ होगा। बच्चे जो उसमें CuSO4 प्लस Fe लिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, पता है ना ये चीज़। तो जब ये कम रिएक्टिव है इस चीज़ से, तो ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। अरे भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इस आयरन को डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। कभी कभी पूछ लेता है, मतलब सिंपल क्वेश्चंस में 1 मार्कर में 2 मार्कर में कभी कभी ऐसी चीज़ पूछ लेता है बच्चों को फंसाने में। जल्दी जल्दी में बच्चे लिखाते हैं कि Fe मतलब CuSO4 प्लस Fe, तो आपको वहाँ पे नो रिएक्शन लिखनी है, और कोई भी रिएक्शन दे सकता है, बस आपको याद रखना है वो रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ पे थोड़ा रोल है। क्लियर रहेगी बात? एक दो और दे देता हूँ और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ AgNO3, सब जानते हैं इसे, क्या है ये? सिल्वर नाइट्रेट है,
Cu मिला दूँ इसमें, ये क्या है, कॉपर है। अब बताओ क्या होगा। अब आपको पता है कॉपर ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आता है, फिर मरकरी आता है, फिर सिल्वर और गोल्ड आता है। नहीं, सिल्वर थोड़ा नीचे है भाई, सिल्वर है नीचे है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। इस केस में कॉपर रिएक्टिव है एजी से, इस केस में कॉपर हार नहीं मानेगा या हारेगा नहीं, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन हो जाएगी यहाँ, कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस, हाँ बेस ट्वाइस, और साथ में एजी बेचारा अलग पड़ा रहेगा। सिल्वर डिस्प्लेस हो गया, और कुछ काम तो हुआ नहीं। ऐसी एक और रिएक्शन। अब मैं अगर आपको बोल दूं, फिर से इसका उल्टा बोल दूं, मैं बोल दूं कि CuNO3 का होल ट्वाइस है, उसमें अगर मैं Ag मिला रहा हूं, तो बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे नो रिएक्शन होगा, क्योंकि जो Ag है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Ag कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ नो रिएक्शन होगी। तो ये बात, छोटी छोटी बातें याद रखें। कोई भी रिएक्शन दे सकता है, और रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगी तो आप कर लेंगे। 3-4 रिएक्शन से मैंने आपको समझा दी कि कैसे करना है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ खत्म होता है वो वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहाँ खत्म हो जाती हैं। अब बची हैं थोड़ी सी नॉन मेटल से केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो, तो मैं मार्कर को थोड़ा ब्लैक वाले मार्कर को इंक पिला के आता हूँ, फिर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करना नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। थोड़ी सी हैं, कम टाइम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये सारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करता हूं मैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन कह लो, एयर कह लो, कुछ भी कैसे। एयर तो नहीं कहते हैं, क्योंकि एयर में आपने देखा वो ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है एयर कह दोगे कि एयर से रिएक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। वही जनरल रिएक्शन होगी कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता नॉन मेटल ऑक्साइड ही है, ठीक है, कोई इसमें कुछ खास नहीं हो, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे एक बात है कि वहाँ पे मेटल ऑक्साइड के केस में जो ऑक्साइड है वो मतलब जनरली तो बेसिक होता है, आपने पढ़ा था बेसिक ऑक्साइड होता है, लेकिन कभी कभी एसिडिक भी निकल जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का केस पढ़ा था, एल्यूमिनियम और जिंक कैसे होते हैं। यहाँ होता है कि यहाँ या तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा वो या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। जनरल में एसिडिक होता है, और मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड का भी यहां लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड में इसका उल्टा होता था। मेटल ऑक्साइड में या तो बेसिक होता था, और यहां न्यूट्रल नहीं, यहां एसिडिक होता था। अब न्यूट्रल कब होता है वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है, एक ही केस में न्यूट्रल होता है, वो या तो बेसिक होता था या तो एसिडिक। जनरली बेसिक पाया जाता था, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ये भी नहीं कि सिर्फ एसिडिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में दोनों हो जाता था। तो ये केस था, ये दोनों, ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये चीज़ अभी पढ़ेंगे, मतलब जितने भी बनेंगे मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे। एक केस आएगा, एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें जो ऑक्साइड बनेगा न्यूट्रल बनेगा, पढ़ाते हैं अभी, क्लियर है। ये रिएक्शन से शुरू करेंगे, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। जैसे पहली रिएक्शन अगर ले लें, काफ़ी थोड़ी सी है, बताया ना, थोड़ा सा है। जैसे C+O2 ले लें, सभी को पता है CO2 बनता है। अब CO2 के केस में क्या होता है, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कभी कभी हाइड्रोजन से, कभी कभी नहीं, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होके H2CO3 बना देता है। इसको आप लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तेज तो नहीं हो रहा है भैया, तेज, अच्छा तेज भी हो जाए तो आपको पता है कि वो काम करा आपने कभी कभी कि ज़्यादा तेज चल रहे होते हैं तो वहाँ सेटिंग्स में जाके स्पीड कम कर दो, या तो एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप 0.5 की स्पीड में पढ़ाते हैं, तो 0.5 की स्पीड में लग रहा है तो आप × 2 स्पीड में देख लो, तेज पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब तो आपके हाथ में ही, कभी करना, कभी मेरा लेक्चर देखना, उसमें 0.5 की स्पीड में या 0.5 की स्पीड में एक बार मेरा लेक्चर सेटिंग में चेंज करके देखना, बहुत मजा आएगा। फिर उसे × 2 की स्पीड में भी देखना। तो ये सब काम करा करो, बीच बीच में मस्ती भी करा करो। चलो, CO2 मोस्टली वाटर में डिजोल्व होके H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड है भाई, एसिडिक है, एसिडिक केस चल रहा है, एसिडिक है। ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कर देगा। ऐसा ही केस सल्फर में भी है, सेम केस सल्फर में भी बनता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम केस सल्फर में भी बन जाता है, कि मैं बोल दूं सल्फर प्लस O2 SO2। अब ये जो SO2 है वो भी भैया पानी में डिजोल्व हो सकता है और हो भी जाता है, और बना देता है H2SO3।
इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये भी एसिडिक है, ये भी ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कर देगा। अब एक केस आता है कि कार्बन जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या कह रहा हूं मैं, जब कार्बन इनसफिशिएंट एयर यानी इनसफिशिएंट अप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन है लेकिन अप्लाई मतलब इनसफिशिएंट है, कम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो कार्बन पूरा बर्न नहीं हो पाता और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ भी 2 लिखोगे, अब कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन भी वहाँ पे 2 है। ठीक है, बैलेंस भी बैलेंस करना काफ़ी बार सिखा चुका हूँ। मेटल्स को करो, फिर नॉन मेटल्स को करो, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन को करो, और हर एक कोफिशिएंट लगाने के बाद वापस पहले स्टेप पे कूदा करो। चलिए, ये कुछ बातें हैं कि भैया इसे कार्बन, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस, बहुत पॉइजनस गैस, बहुत हार्मफुल गैस होती है इन्वायरमेंट के लिए। ब्लू ग्रीन वार्मिंग, जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग से लेके जितने भी इफेक्ट है सब करती है, हार्मफुल है भैया सारे, मतलब ये पॉइजनस है क्योंकि पूरा जो कार्बन है वो नहीं हो पाया, जल नहीं पाया। पूरा कार्बन अगर जल जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, ठीक है, लेकिन जो कार्बन है पूरा नहीं जल पाया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में जला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस यानी हार्मफुल गैस उसने छोड़ दी। अब ये जो न्यूट्रल वाला केस था वो बहुत पॉपुलर केस, आप सभी जानते हैं। यहाँ बहुत ही डार्क में लिख दे रहा हूँ, H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O। ये एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये वाली रिएक्शन हो रही है नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड इज इक्वल टू नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, हाँ हो रही है। यानी ये क्या है, ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। वाटर का पीएच क्या होता है, 7, यानी वाटर न्यूट्रल होता है, यानी देखो हमें न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड मिल गया जो है वाटर। याद रखना ये सब छोटी छोटी चीज 1 मार्कर में 2 मार्कर में पूछ सकता है, पूछ लेगा कि which is the only non-metal oxide which is neutral in nature, write its reaction या write its formation या show its formation, या फिर सिंपल 1 मार्क में पूछ लेगा कि which non-metal oxide is neutral, तो लिख क्या होगा H2O यानी वाटर। फॉर्मेशन पूछेगा तो ये रिएक्शन लिख क्या होगे। बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर लो, इसकी बैलेंसिंग यहाँ भी रखना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो पहला लगाने के बाद वापस पहले स्टेप पे कूदो, 2 है हाइड्रोजन, 4 हो गया हाइड्रोजन तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। फिर से वापस पहले स्टेप पे कूदो, 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 × 1 2 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड देती है। क्लियर हो रही बातें, मजा आ रहा है, इतना ही है, सिर्फ इसमें इतना ही है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में इतना नहीं है, नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने में मेरे पास इतनी बातें थे, इतनी बातें थी और इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब एक और छोटी सी बात सुन लो कि जब ये रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर होता है, क्या होता है, विद वाटर अगर मैं कर दूं, यानी पानी यानी जल यानी H2O के साथ अगर कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलती है नो रिएक्शन। क्या होती है, मतलब किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर पानी के साथ रिएक्ट करने जाओगे, पानी के साथ मिक्स करने जाओगे तो आपको घंटा मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पढ़ाया था मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पढ़ाया था कि वो मेटल क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को क्या देते हैं, आयंस दे देते हैं। पानी को आयंस दे देते हैं तो आयंस रिड्यूस हो जाते हैं, वो वाटर के आयंस रिड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोजन बन जाता है। पढ़ाया था जब मेटल्स का पढ़ा था केस। अब यहाँ नॉन जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो तो आयंस देते ही नहीं है भाई, वो आयंस लेते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो आयंस लेते हैं, दे डोंट लूज आयंस, दे गेन आयंस। तो जब दे ही नहीं पाएंगे वाटर के आयंस को लूज रिड्यूस करके हाइड्रोजन के आयंस बना ही नहीं पाएंगे उस केस में, तो जब आयंस नहीं दे पाएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, वाटर से हाइड्रोजन बनेगा ही नहीं। अरे भाई वाटर से हाइड्रोजन पढ़ा है ना कि वाटर से जब कोई चीज रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन बनता है। अब मेटल्स के केस में मेटल्स आयंस दे देते थे, जो वाटर के आयंस रिड्यूस होकर हाइड्रोजन आयंस बन जाते थे, और नॉन मेटल केस में आयंस दे ही नहीं सकते, ये लूज कर ही नहीं सकते, गेन करते हैं आयंस, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये एक केस है, ये केस भी आपको याद होना चाहिए। अगर ये दोनों केस याद है तो और थोड़े 2-3 केस पढ़े हैं बचे हैं वो भी पढ़ा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और बात लिख लेना, यहाँ पे वो बात लिख नहीं ला कि ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। सेम केस डाइल्यूट एसिड्स में भी होता है,
यानी मोस्टली जो मेटल नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेंगे, और वही ऑक्सीजन के जितने भी रिएक्शन होती है उनको याद करना जरूरी है। ये वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते। अब जो और थोड़ी चीज़ होती है कि क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते तो क्या होता है, वही सॉल्ट सोल्यूशन से करते तो क्या होता है, बहुत कम कम रिएक्शन, उसमें आपको ज़्यादा सिलेबस में डिटेल में है ही नहीं, वही 1-2 रिएक्शन है सारे केसेस में, वही सारी पढ़ने की जरूरत है। तो मैं बहुत शॉर्ट में उन सारी चीज़ों को बता देता हूँ। मैंने बोला था नॉन मेटल्स में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी पता होनी चाहिए। क्लोरीन के साथ रिएक्शन देख लो चलो। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन मान लो P4 ले लिया, लाल से लिखता हूं इसे, क्या ले लिया मैंने P4 ले लिया, इसको Cl2 से मिलाया तो PCl3 बनता है। इसे कहते हैं फॉस्फोरस, ये तो फॉस्फोरस है ही, ये क्लोरीन है, इसे कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या है क्या, ट्राइक्लोराइड। मान लो मैंने रिएक्शन ले लिया हाइड्रोजन के साथ, कैसी रिएक्शंस होती है हाइड्रोजन के साथ भी एक बार देख लो। जैसे मैंने हाइड्रोजन से तो करनी ही है, मान लो सल्फर की करवा दी, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने सल्फर से करवा दी तो देखो क्या फॉर्म होगा, H2S फॉर्म होगा, सल्फर का हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसे। मान लो मैंने रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन की करवाई, N2 से करवा दी, N2 भी एक नॉन मेटल है, कोई वो तो चीज़ है नहीं, तो देखो क्या बनेगा, NH3 फॉर्म होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, अमोनिया है, ये NH3। तो कुछ पूछ सकता है कि अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बोलो कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओगे तब अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी, PCl3 ऐसे बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 1 मार्कर 2 मार्कर में, बार बार लो, तो मतलब नॉलेज होनी चाहिए। अब जो सॉल्ट सोल्यूशन है ना, वो सॉल्ट सोल्यूशन में एक ही रिएक्शन है, मतलब उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मान लो मैंने NaBr ले लिया, उसको Cl2 से रिएक्ट कर लिया, तो अब NaBr देखिए कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ समझो ये ब्रोमीन का क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है। क्या है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन का एक सॉल्ट सोल्यूशन है, उसको मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, तो उसमें भी सेम चीज होगी। क्लोरीन जो है, अब क्योंकि हमारे पास नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज तो है नहीं, तो इसलिए ज्यादा इसमें आपका सिलेबस में है नहीं, खाली एक रिएक्शन में आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखना। तो क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर लेगा और अपना प्यारा NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, सॉल्ट बना देगा, कॉमन सॉल्ट, और क्या बना देगा, और Br2 बेचारा अकेला पड़ा रह जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है, मतलब याद रखना, जनरली भी याद रखना कि जो क्लोरीन होता है हमेशा ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये एक रिएक्शन याद कर सकते हो। तो बस इतनी बातें, कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं, नॉन मेटल्स के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी बातें हैं वो याद रहनी चाहिए। तो इतनी ही बातें थी, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी खत्म हो चुकी हैं। अब थोड़ा चैप्टर में और डीप जाना है, जिसमें हमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, आयंस के बारे में पढ़ना है, लास्ट में जाके कोरोजन के बारे में पढ़ना है। ऐसी कुछ चीज़ें पढ़नी अभी बचा है इस चैप्टर में, 3-4 लेक्चर्स, और 3-4 तो मिनिमम लेक्चर्स और बनेंगे इस लेक्चर से, मतलब इस चैप्टर से। लेकिन हाँ इस महीने में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस तो आराम से खत्म हो जाएगा। बाकी फिजिक्स में थोड़ा लाइट में ज़्यादा पोर्शन, उसके बाद लाइट में रिफ्लेक्शन भी पार्ट भी, रिफ्रैक्शन भी, फिर उसके पास ह्यूमन आई का भी है। कोशिश तो मैं करूँगा इन अभी जितने भी 20 दिन बचे हैं तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर ठीक ठाक लेक्चर ठीक ठाक दिन में आएंगे, मेरे एग्जाम 20 तारीख तक खत्म होंगे, तो उसके बाद जो आने वाले 10 दिन है उसमें तो फ्री हूँ, उसमें तो मैं दुआदार लेक्चर आपको दे सकता हूँ, तो बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, लेक्चर की बिल्कुल स्पीड रुकेगी नहीं, आते रहेंगे धीरे धीरे लेक्चर। ये केमिस्ट्री की तो चिंता आप करिए मत, आराम से खत्म हो जाएगा। और लाइट और ह्यूमन आई भी मैं खत्म करवाने की कोशिश कर दूंगा विद इन दिस मंथ, ताकि हम अगले महीने से एकदम फ्रेश होकर अपना रिविजन स्टार्ट कर सकें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहें, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।